हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ रचना शारीर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रचना शारीर की जो परिभाषा है वो दी गई है। क्या है परिभाषा? परिभाषा है रचना प्रतिपादकम शरीरम, रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम। ठीक है, तो इट मीन्स कि जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना, माइंड इट, रचना शारीर नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें रचना का अध्ययन किया जा रहा है, उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं या रचना शारीर कहते हैं। ठीक है, रचना मीन्स व्हाट? रचना मीन्स उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है, उसका जहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, दैट इज रचना शारीर। ठीक है, एनाटमी, एनाटमी जो वर्ड है एनाटम, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एनाटम से डिराइव्ड है एनाटमी। एनाटम का मतलब होता है टू कटिंग अप। कटिंग यहाँ पे कोरिलेट करना है कटिंग को हमें डाइसेक्शन से। हम जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमारा एक ये भी टॉपिक होता है डाइसेक्शन का। ठीक है, तो डाइसेक्शन भी देखते हैं हम, ठीक है, करते भी हैं। तो इसमें एनाटमी की डेफिनेशन क्या आती है? द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर। यहाँ पे रचना शारीर से भी कोरिलेट करेंगे तो यहाँ रचना मीन्स स्ट्रक्चर इटसेल्फ। तो एनाटमी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर का हम जहाँ पे डील करते हैं जिससे, दैट इज एनाटमी। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द not only the structure itself, it includes structure as well as the relationship among the structures. अगर हम anatomy में पढ़ते हैं, हम कोई organ ही पढ़ते हैं तो हम उसके relations भी देखेंगे ना, कि इसका एक organ का दूसरे organ से क्या relation है, कौन से quadrant में है, कौन से पार्ट में है, ठीक है, थॉरिक्स में है या फिर एब्डोमेन में है, कहाँ पे है, उसके रिलेशन देखेंगे। ठीक है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, सब चीज़ उसमें पढ़ी जाती है। ऑल्दो एनाटमी वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय द डाइसेक्शन ऑफ कैडेवर्स। ये वहीं पे वही चीज़ आ गई जहाँ जो हमने कटिंग अप पढ़ा था। कटिंग अप इज़ रिलेटेड विद द डाइसेक्शन। डाइसेक्शन में बेसिकली हम कैडेवर्स का डाइसेक्शन करते हैं। तो ये जो एनाटमी है वो फर्स्ट जो स्टडी किया गया था उसे डाइसेक्शन के थ्रू ही स्टडी किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दैट इज शरीर एंड शारीर। यहाँ पे ये मात्रा पर ज़रूर ध्यान देंगे, शरीर और शारीर। शरीर मीन्स द बॉडी, शारीर मीन्स द स्टडी। मोटा मोटा अगर देखें तो शरीर की जो सबसे बेसिक परिभाषा, बहुत छोटी सी परिभाषा है, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग आचार्यों ने दी हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक परिभाषा देखते हैं कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो शरीर क्या है? शरीर के तो 3 मूल कारण बताए गए हैं, दोष धातु मल। ये अगर प्राकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम बताया गया है। ठीक है, बाकी जो परिभाषाएं आती हैं कि तत्र चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते, अलग अलग शरीर की परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेसिक बताई गई है। आगे हम और फर्दर जो जितने अलग अलग आचार्यों ने परिभाषाएं बताई हैं उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है यहाँ पे शारीर। अब शारीर क्या है? तो यहाँ पे डेफिनेशन बताइए कि शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम इति शारीरम, यानी शरीर को अधिकृत्य यानी आधार मानकर, बेस बनाकर, उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र में या शास्त्र में वर्णित है वो क्या है? शारीर है। अब शारीर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्रिया शारीर एंड रचना शारीर। तो क्रिया शारीर, ठीक है, रचना शारीर की परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी। क्या पढ़ी? कि रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम। ठीक है, फिर ऐसे ही जो यहाँ पे रचना लिखा गया है, रचना की जगह पर क्रिया कर दिया जाए कि क्रिया प्रतिपादकम शरीरम इति क्रिया शारीरम हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया मीन्स फंक्शनिंग। अगर हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं किसी चीज़ की, तो किसी चीज़ की नहीं बल्कि ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या है? क्रिया शारीर है। ठीक है, तो शरीर को आधार मानकर अगर उसकी क्रिया का ज्ञान किया जाएगा तो वो क्या है? क्रिया शारीर है। और शरीर को ही अधिकृत्य करके, शरीर को आधार मानकर अगर उसकी रचना का, बनावट का, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाएगा वो रचना शारीर है। क्लियर हो गया? अब हम जैसे बहुत सारी संहिता का नाम सुनते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, दैट इज़ अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह। तो हम ऐसे संहिता का नाम सुनते हैं। संहिता में क्या होते हैं? अलग अलग स्थानों में वर्गीकृत किया गया है संहिता को। तो जैसे
शारीर स्थान हो गया, सूत्र स्थान हो गया, निदान स्थान हो गया, विमान स्थान हो गया। तो जो शारीर स्थान है, तो जो आचार्य सुश्रुत है, सुश्रुत संहिता लिखी गई है, शारीर स्थान सुश्रुत संहिता का श्रेष्ठ बताया गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठः, तो जो शारीर स्थान है वो सुश्रुत जी का श्रेष्ठ बताया गया है। ये सब वैसे तो आयुर्वेद इतिहास की बातें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, लिखा था तो देख लिया हमने, ठीक है। बाकी हम डिटेल में वहाँ पढ़ते हैं। दोष, अब दोष क्या होते हैं? दोष दूष्यन्ति इति दोषः, ठीक है, जो दूषित करने में सक्षम हो उनको दोष कहा जाता है। अब दोष दूषित करने में सक्षम है, लेकिन अगर ये ही दोष प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो क्या करेंगे? शरीर को धारण करते हैं, और अगर ये ही दोष विकृत हो जाते हैं तो दूष्यों को दूषित करते हैं, ठीक है। एक अगर हम वो देखते हैं ना, अष्टांग हृदय में बहुत ही अच्छा एक कोटेशन आता है कि विषेणेव विषकृमे, ऐसे करके एक कोटेशन आता है कि विषेणेव विषकृमे, ये हम देखते हैं अष्टांग हृदय में, ये एक कोटेशन आता है कि विषेणेव विषकृमे। तो इसका मतलब होता है जैसे जो विष में रहने वाला कीड़ा होता है ना, विष में रहने वाला जो कीड़ा होता है, ओहो ये मिट गया, दोबारा लिख देती हूँ, जो विषकृमे, जो विष में रहने वाला कीड़ा होता है वो उसमें जीवित रहता है और वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसे ही जो दोष अगर हमारी बॉडी में, वैसे तो ये दूषित करने वाले होते हैं, विष भी क्या है, एक तरह से दूषित करने वाला ही है ना, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस कीड़े के लिए भी हार्मफुल है, लेकिन वो उस कीड़े को हार्म नहीं करता है, तो वो विष, लेकिन वो उस कीड़े को हार्म नहीं करता है क्योंकि वो उसमें रह रहा है। ऐसे ही दोष हमारी बॉडी में अगर प्राकृत अवस्था में है तो हमको हार्म नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? शरीर को धारण करने का काम करेंगे। और अगर ये ही दोष विकृतावस्था में हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे? दूष्यों को दूषित करते हैं। दूष्य क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूष्य के अंतर्गत धातुएं भी आती हैं, मल भी आते हैं, बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। त्वचा भी एक तरह से दूष्य के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दोष हैं, दोष के दो टाइप बताए गए हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 आ गए, वात, पित्त और कफ, ठीक है। ये हम फर्स्ट डे से ही पढ़ते आते हैं जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मानसिक दोष। मानसिक दोष 2 बताए गए हैं, रज और तम। नेक्स्ट थिंग इज पंचमहाभूत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझते हुए चलेंगे बिल्कुल। पंचमहाभूत नाम से स्पष्ट है, पंच मीन्स 5। तो ये जो ये तो हमने सुना ही होते हैं कि 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कोटेशन भी आई है कि सर्वम, सारे द्रव्य, पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, जो समस्त द्रव्य हैं वो किससे बने हुए हैं? पंच महाभूत से ही निर्मित हैं। तो ये पंच महाभूत क्या हैं? बेसिक एलिमेंट्स ही हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश से हमें क्या समझना है? ईथर या फिर वैकेंट, खाली स्थान। आकाश को ख भी बोला जाता है, ठीक है, ख भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट थिंग आ गई वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है अब इनका जो संबंध है। अब वात, पित्त, कफ, हमने बोला सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, तो यानी जो वात, पित्त, कफ भी हैं, जो दोष, धातु, मल हैं, ये तीनों भी किससे बने होंगे? ये तीनों भी पंच महाभूत से ही निर्मित होंगे। अब वात, पित्त, कफ भी अगर पंच महाभूत से निर्मित है तो वात भी, तो इनके जो वात में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं पंच महाभूत में से? आकाश और वायु, ठीक है। पित्त को हम देखें, अगर पित्त में कौन कौन से महाभूत उपस्थित हैं? अग्नि महाभूत, जल महाभूत। कफ को अगर हम देखें तो कफ में कौन से महाभूत प्रेजेंट हैं? दैट इज जल एंड पृथ्वी, राइट। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि त्रिगुण और पंच महाभूत में संबंध। त्रिगुण किन्हें कहा गया है? त्रिगुण आर सत्व, रज एंड तम, ठीक है। त्रिगुण किन्हें कहा गया है? सत्व, रज और तम को कहा गया है। अब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्या है? ये 5 महाभूत हमने पढ़े। अब इनका और त्रिगुणों का क्या संबंध है वो यहाँ पे बताया गया है कि आकाश में क्या होती है? सत्व गुण की बहुलता होती है, ठीक है। नेक्स्ट वायु,
वायु में किसकी बहुलता होती है? रज गुण की प्रधानता होती है। अग्नि में सत्व और रज दोनों गुण की प्रधानता होती है। जल में क्या होता है? सत्व और तम होता है। पृथ्वी में क्या होता है? सिर्फ तम गुण की प्रधानता होती है। इसमें ये याद कैसे करेंगे? पहले हमें लाइन से ये चीज़ याद करनी है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी याद करना है। फिर हमें क्या लिखना है? सबसे पहले सत्व रज, ठीक है, फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे सत्व रज, फिर सत्व तम को लिखेंगे और लास्ट में खाली तम रह जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बोलेंगे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इधर लिख दिया हमने एक साइड। राइट साइड में क्या लिखेंगे? सबसे पहले सत्व, फिर रज, फिर सत्वरज, फिर सत्वतम, फिर तम। फिर से बोलेंगे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सत्व रज, सत्वरज, सत्वतम और तम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इस सूत्र को शरीर का आधार माने तो भी शरीर पंच भौतिक ही कहलाता है। तो दोष धातु मल मूलम हमने कहा कि शरीर है, ठीक है, ठीक बात है। लेकिन ये जो दोष धातु मल हैं ये भी तो पंचमहाभूत से निर्मित हैं। तो ये हमारी जो कोटेशन हमने पहले बताई थी कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ये तो प्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि जो दोष धातु मल हैं वो भी तो पंचमहाभूत से निर्मित हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि त्रिदोष और पंचमहाभूत में संबंध, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। इसको ही संस्कृत में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि वायु, वायवाकाश धातुभ्याम वायु। तो यहाँ पे संधि हो रखी है, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे वायु आकाश धातुभ्याम वायु, यानी जो वात है, जो वायु है वो किससे मिलके बना है? वायु और आकाश से मिलके बना है, वायु और आकाश से मिलके बना है। नेक्स्ट इज पित्तम आग्नेयम, यानी जो पित्त है वो अग्नि महाभूत से मिलके बना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंभ पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा। अंभ मीन्स होता है जल, अंभ इज जल, ठीक है। तो फिर अंभ मीन्स जल, तो जल और पृथ्वी मिलके क्या बनाते हैं? श्लेष्मा। श्लेष्मा इज कफ, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? कफ को बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं धातु और पंचमहाभूत में संबंध। धातु हमने पढ़ा 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातुएं हैं। तो इनका और पंचमहाभूत का क्या संबंध है? तो रस में क्या उपस्थित होता है? रस है, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें जल महाभूत उपस्थित होता है। रक्त में अग्नि महाभूत उपस्थित होता है। मांस में पृथ्वी महाभूत उपस्थित होता है। मेद में जल महाभूत उपस्थित होता है। अस्थि में फिर पृथ्वी होता है। मज्जा में जल होता है। शुक्र में जल होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? पहले तो हमें लाइन से ये याद कर लेनी है धातुएं, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमने याद कर ली, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आते हैं, सबसे ऊपर हम जल लिख देंगे, सबसे नीचे हम जल लिख देंगे। अब रक्त क्या है? रक्त रेड कलर का होता है, फायर भी रेड होती है। तो रेड हॉट से हम फायर याद कर लेंगे, इसे अग्नि से याद कर लेंगे। एक चीज़ याद करनी है हमें बस, अग्नि, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, ऊपर हमने जल लिखा, नीचे हमने जल लिखा, फिर हमें याद करना है पीजे, 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 ठीक है। इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? सबसे ऊपर हमने पहले हमने याद किया रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सबसे ऊपर हमने जल लिखा, सबसे नीचे हमने जल लिखा। रक्त रेड हॉट से याद करेंगे तो अग्नि, ठीक है। अग्नि इज ऑल्सो रेड हॉट, तो रक्त का हमने याद करना है अग्नि। नेक्स्ट हमने पीजे, पीजे याद करा, पृथ्वी जल, पृथ्वी जल, याद हो गया। नेक्स्ट फिर से दोबारा से पढ़ेंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सबसे ऊपर जल, सबसे नीचे जल। रक्त रेड हॉट से याद करा है अग्नि, फिर पीजे, पीजे, ठीक है, पृथ्वी जल, पृथ्वी जल। आसान है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है मल और पंचमहाभूत में संबंध। हमारे जो मल हैं वो बताए गए हैं पुरीश, मूत्र और स्वेद। सब आगे आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, सब याद हो जाएगा, धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे, बस बार बार पढ़ेंगे सब याद होगा। मल पंचमहाभूत में संबंध क्या है? पुरीश में क्या होता है? पृथ्वी महाभूत होता है। मूत्र में जल महाभूत होता है। स्वेद में भी जल महाभूत होता है। अब पुरीश क्या है? पुरीश सॉलिड है, स्टूल, ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत। मूत्र, मूत्र तो वैसे ही लिक्विड होता है, दैट इज जल महाभूत। स्वेद भी लिक्विड होता है, स्वेट जो हमारा है, मूत्र मीन्स यूरिन, स्वेद यानी स्वेट, तो ये
इसमें भी जल महाभूत होता है। अब शुक्र, आर्तव, स्तन्य, शुक्र, आर्तव, स्तन्य और पंचमहाभूत में संबंध देखते हैं। शुक्र को हम स्पर्म से कोरिलेट करते हैं। ये क्या होता है, शुक्रम सौम्यम बोला गया है। तो शुक्र में ये अभी पढ़ लेंगे, खाली अभी बाद में इसका डिटेल आएगा, अभी सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। शुक्र में जल यानी सौम्य महाभूत होता है। आर्तव आग्नेय होता है, तो आर्तव में अग्नि महाभूत प्रेजेंट होता है। स्तन्य में जल होता है। स्तन्य मीन्स ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, तो उसमें क्या है, जल महाभूत होता है। आर्तव में अग्नि महाभूत, शुक्र में जल महाभूत। इसी प्रकार सभी पदार्थ पंचभौतिक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसमें जिस महाभूत की प्रधानता रहती है उसी महाभूत के नाम से वो जाना जाता है। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि शुक्र में जल महाभूत है, लेकिन जो शुक्र है उसमें सारे महाभूत प्रेजेंट हैं, लेकिन जल महाभूत की उसमें क्या है, प्रधानता है, इसलिए ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट आता है कि धातु। धातु क्या होती हैं, तो धारणात धातवा, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये याद कर लेनी है, काम आती हैं। तो जो शरीर को धारण करती है उसे धातु कहलाती है, ठीक है। तो धातुओं की संख्या कितनी बताई गई है, 7 धातु बताई गई हैं। सप्त धातु कौन कौन सी हैं, सप्त धातु हमारी हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है। हमारी 7 धातुएं, इनको लाइन से याद कर लेंगे। तो जैसे हम फूड का इंटेक करते हैं, हमने खाना खाया, क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला यूज़फुल पार्ट बनता है, दूसरा यूज़लेस पार्ट बनता है। जैसे हम मॉडल में भी देखते हैं डाइजेशन कैसे हो रहा है, इस टाइप से ही होता है। अब जो हमने खाना खाया उसका क्या बनता है, सबसे पहले आहार रस बनता है, ठीक है। अब आहार रस क्या है, आहार रस में कैसे बना, उसमें अग्नि का रोल होता है। अब अग्नि क्या है, जो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो आमाशय है, उसमें खाना गया, उसका पाचन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको अग्नि कह रहे हैं। अग्नि आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि बताई गई हैं। अग्नि को भी 3 पार्ट्स में 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जठराग्नि जो सबसे पहले आहार का पाचन करेगी, भूताग्नि जो हमने पंच महाभूत पढ़े उनका पाचन करने के लिए, जैसे जल महाभूत का पाचन करने के लिए, आकाश महाभूत का पाचन करने के लिए, इनके लिए सेपरेट अग्नि बताई गई हैं। फिर आती है धातवाग्नि, इन सारी धातुओं को पचाने के लिए जो अग्नि है वो धातवाग्नि कहलाती है। इस प्रकार से 7, 5 और 1 मिला के 13, कुल 13 अग्नि बनती हैं। तो इन अग्नि का रोल होता है किसमें, धातु फॉर्मेशन में। किसमें रोल होता है, धातु फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। आगे देखते हैं धातु फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसके लिए आगे हम देखेंगे, इसमें अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग न्याय बताए गए हैं कि कैसे करके धातु का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम समझने के लिए ऐसे कर लेंगे याद कि रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस का, मेद का, अस्थि का, मज्जा का, शुक्र का। इसीलिए ये जो सीक्वेंस पढ़ा था हमने, इसलिए ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका जो निर्माण का सीक्वेंस है वो भी यही है, इसलिए ये सीक्वेंस याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमने यूज़फुल पार्ट का देखा। यूज़फुल पार्ट का क्या हुआ, यूज़फुल पार्ट में आहार रस जो होता है उसमें अग्नि का रोल होता है। अग्नि का जो प्रकार बताए गए हैं वो 13 प्रकार की अग्नि बताई गई हैं, जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि, ठीक है। और इनका जो अग्नि का रोल होता है वो धातु फॉर्मेशन करती हैं। धातु फॉर्मेशन का जो सीक्वेंस है वो यही सीक्वेंस है जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। अब जो यूजलेस पार्ट होता है दैट इज वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट को तो क्या करना होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो सॉलिड, अब वेस्ट भी 2 तरह का होता है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है उसको क्या कहेंगे, उसको पुरीश कहते हैं, जो कि हम स्टूल के नाम से भी जाना जाता है, स्टूल बोलते हैं जिसे। दूसरा जो लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट क्या है, लिक्विड वेस्ट है मूत्र और स्वेद यानी यूरिन और स्वेट, ठीक है। अब आते हैं मल। मल किसे कहेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जो यूजलेस पार्ट है उसे मल कहेंगे। मल को मलिनीकरणान मला कहा गया, ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे हमने धातु की डेफिनेशन पढ़ी कि धारणात धातवा, छोटी सी डेफिनेशन थी, वैसे ही मल की डेफिनेशन है मलिनीकरणान मला, मीन्स जो शरीर को मलिन करने का कार्य करते हैं
उनको क्या कहते हैं, मल कहते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, मूत्र आता है, पुरीश आता है और स्वेद आता है। ऊपर हमने जो पढ़े, जो सॉलिड था और जो लिक्विड था। सॉलिड क्या था, पुरीश वॉज सॉलिड, रेस्ट वॉज लिक्विड, ठीक है। अब आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है, तो हम इसको बार बार सुनते आए हैं, बार बार बोल रहे हैं, अब आयुर्वेद कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, तो इसको तो पता ही रहना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो आयुर्वेद क्या है, आयु प्लस वेद, दो शब्दों से मिलके बना है। यहाँ पे आयु में विसर्ग होता है, ये जो दो डॉट्स बनाए हैं इसको विसर्ग बोलते हैं। तो आयु प्लस वेद मीन्स आयुर्वेद, यहाँ पे र आ जाता है ऊपर, ये विसर्ग संधि कहलाती है। तो आयु का वेद मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, इसे कहा जाता है। अब ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस् तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। जिस ग्रंथ में हितायु अहित आयु, ठीक है, हिता हितम, हित और आ गया यहाँ पे अ छुपा है, ठीक है। तो अहितम, हित आयु और अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, ठीक है। और इन चार प्रकार की आयु के लिए क्या हित है, यानी क्या उसके लिए अच्छा है, और क्या उसके लिए अहित है, यानी क्या उसके लिए बुरा है, उसका मान यानी उसका प्रमाण, उसकी वैल्यू बताई गई है। च मानम च तच्च यत्रोक्तम, और उसका स्वरूप बताया गया, यत मानम च तच्च यानी उसका स्वरूप बताया गया है, उसे क्या कहेंगे, आयुर्वेद कहा जाता है, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। जिस ग्रंथ में हित आयु अहित आयु सुख आयु दुख आयु, इन चार प्रकार की आयु के लिए हित यानी पथ्य, पथ्य मीन्स दैट इज हेल्दी फॉर दैट पर्सन, अहित यानी अपथ्य दैट इज अनहेल्दी फॉर दैट पर्सन। इस आयु का मान, प्रमाण और अप्रमाण यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो बताई गई हो, उसका स्वरूप बताया गया हो, मतलब वो कैसा है वो बताया गया हो, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। और